नमस्कार, मैं हूं मनोज सैनी। सरकार तो आ रही है। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ जया शर्मा। सरकार तो आ रही है, लेकिन किसकी, ये सवाल अभी तक बना हुआ है और बना रहेगा 3 दिसंबर तक। सर बिल्कुल बिल्कुल। और मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ में काउंटिंग के कुछ ही दिन बाकी है। नई सरकार को लेकर चर्चा तेज है। सरकार तो आ रही है, लेकिन किसकी? बीजेपी कांग्रेस दोनों ही दलों के अपने अपने दावे। आगामी रणनीति को लेकर भी चर्चा शुरू हो चुकी है। बंसल न्यूज आपको पल पल का अपडेट देगा, लेकिन सबसे पहले देखिए हेडलाइन। काउंटिंग से 4 दिन पहले और इस खास कार्यक्रम में सबसे पहले बात नई सरकार को लेकर ही करते हैं, जिनके इंतजार की उल्टी गिनती अब शुरू हो चुकी है। आपको बता दें कि 3 दिसंबर को शाम तक सभी के सामने पिक्चर पूरी तरह से क्लियर हो जाएगी कि मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ में आखिर सरकार में कौन बैठेगा। 4 दिन बाद मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ को नई सरकार मिल जाएगी। पिछले 3 चुनावों में हालांकि सबसे लंबा 17 दिनों का इंतजार 2023 के इलेक्शन में करना पड़ा। 3 चुनावों पर अगर नजर डालें तो चाहे 2018 की बात हो या 2013 की या 2008 की, 12 से 14 दिन का ही महज अंतर था। लेकिन 2023 इन चुनावों में सबसे ज्यादा इंतजार राजनीतिक दलों और इसके साथ ही आम लोगों को अपनी सरकार के लिए करना पड़ रहा है। तो बता दें आपको कि 17 नवंबर को वोटिंग हुई, 3 दिसंबर को मतगणना होगी। 3 दिसंबर की शाम तक पिक्चर पूरी तरह से क्लियर हो जाएगी। लेकिन खास बात यह है कि चुनाव की शुरुआत से लेकर अंत तक बंसल न्यूज आपको हर एक दिन का अपडेट भी दे रहा है और एक एक दिन की खासियत भी आपको लगातार बताया जा रहा है। मनोज जी। बिल्कुल। और लेकिन इन बाकी जो 17 दिन रहे हैं, इसमें हुआ क्या, तो ये भी बड़ा महत्वपूर्ण हो जाता है। और विधानसभा वार चुनाव, वोटिंग, मतगणना का अंतर भी हम देख लेते हैं जरा कि आखिर क्या हुआ। आप देखिएगा कि जब 17 दिनों की हम बात कर रहे हैं तो 2018 से लेकर 2023 तक कब कब क्या हुआ ये भी जरा देख लीजिए। ग्राफिक्स के जरिए आपको दिखा देते हैं। 2008 27 नवंबर की 8 दिसंबर 12 दिन होते हैं यदि 2008 की हम बात करें। 2013 की बात करें तो 25 नवंबर से 8 दिसंबर तक 14 दिन होते हैं। और 2018 से फिर बात करें तो 28 नवंबर को 11 दिसंबर को 12 दिन होते हैं। और 2023 की बात हम करते हैं तो 17 नवंबर से 3 दिसंबर को मतगणना होना है, यानी 17 दिन। तो चलिए, नई सरकार को लेकर युवाओं का क्या सोच है जरा देख लेते हैं, क्योंकि अब नई सरकार आने वाली है। लेकिन युवाओं के मन में क्या था और ईवीएम में उन्होंने क्या किया, जरा देखिए इस खास कर। मध्य प्रदेश में सर्दी का मौसम और लगातार मौसम भी बदल रहा है। 3 तारीख बाद नई सरकार भी बनने वाली, तो सबके मन में एक ही सवाल है कि आखिर 3 तारीख के बाद किसकी सरकार। मध्य प्रदेश में चुनाव हुए हैं, अब 2-3 दिन बाद ही मतगणना होने वाली है, तो इस बार अब किसकी सरकार हम कहना चाहते हैं कि बीजेपी का आना और कांग्रेस का आना लग रहा है कि 90% 100% दोनों का कोई फिक्स नहीं है। दोनों का चल रहा है कि 90% है कि बीजेपी आ सकती है और 100% है कि कांग्रेस का भी है। बहुत क्लोज फाइट, बहुत क्लोज फाइट है। देखिए बहुत क्लोज फाइट बता रहे हैं। आप बताएं भाई, इस बार किसकी सरकार, क्या लग रहा है, किस तरीके के गणित है? दोनों कह रहे हैं कि हमारी सरकार हमारी सरकार, आप क्या कहेंगे, किसकी सरकार? चुनावी आंकड़ों के हिसाब से देखें तो वैसे इस बार 2.5% ज़्यादा वोटिंग हुई है। तो जब भी 1 या 1.5% ज़्यादा वोटिंग होती है तो कांग्रेस की सरकार आती है। लास्ट टाइम भी ऐसा ही हुआ था और युवाओं ने भी काफ़ी कांग्रेस को प्रेफर किया है, क्योंकि जो प्रेजेंट सरकार है काफ़ी उन्होंने धरने प्रदर्शन भी हुए उनकी सरकार में। काफ़ी लोगों ने मांग उठाई, यूडीएस वालों ने भी मांग उठाई परमानेंट करने की, बट ऐसा कुछ उनको रिस्पांस नहीं मिला, ठोस रिस्पांस नहीं मिला। तो और क्या चीज लगती है, कांग्रेस की सरकार आती है तो क्या कुछ नया देखने को मिलेगा? सरकारें तो आती जाती रहती है, घोषणा पत्र बना देते हैं, लेकिन कुछ ज़्यादा कुछ नहीं करते हैं। सरकार का तो यही रहता है, बस युवाओं की बेरोजगारी का जो मुद्दा है वो इस बार बहुत गरमाया हुआ था। और अभी पटवारी भर्ती में देखिए कितने सारे लोगों ने भर्तियां वैकेंसी दी, सिलेक्ट हो गए, लेकिन फिर भी उनको अभी तक ज्वाइनिंग लेटर नहीं मिल पाया है। तो ये सरकार की बड़ी नाकामी साबित हो सकती है। यही एक मुद्दा भी हो सकता है बीजेपी की सरकार से बाहर जाने का। महिलाएं भी हैं, इनसे भी बात कर लेते हैं। खासतौर से हम देख रहे हैं इस बार दोनों पार्टियों का जोर महिलाओं पर रहा है, नारी सम्मान और लाडली बहना। तो 3 तारीख के दिन किसकी सरकार बनेगी, लाडली बहना की या नारी सम्मान? कुछ कह नहीं सकते, दोनों में से किसकी बनेगी।
तो खासतौर से नारी सम्मान की बात कांग्रेस कर रही थी और अभी भी कर रही, 500 में गैस सिलेंडर देंगे, तो विश्वास कांग्रेस की तरफ इस बार है ना, करेगी बिल्कुल। जब उनने वादा करा है तो बिल्कुल करेंगे वो। लाडली बहना का लाभ नहीं मिल रहा आपको? नहीं। अश्विनी सिंह के साथ सूरज शर्मा, बंसल न्यूज, भोपाल। तो देखिए मतदाताओं का क्या कुछ कहना है ये तो आपने सुन लिया। मेहमानों का एक बार रुक कर लेते हैं, उनसे आपका परिचय करवा दो, फिर आगे उनसे सवाल जवाब के सिलसिले को हम आगे बढ़ाएंगे। हमारे साथ संदीप पौराणिक जी जुड़ गए हैं भोपाल से, और इसके साथ ही मनीष गुप्ता जी जगदलपुर से, छत्तीसगढ़ से हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार जुड़ गए हैं। आप दोनों का बहुत स्वागत है सर। सवाल आपसे किए जाएंगे, लेकिन जरा एक और खबर हम अपने दर्शकों को बता दें। मतगणना से 4 दिन पहले देखिए दिग्गज अपने अपने दावे कर रहे हैं। पीसी शर्मा जिन्होंने मध्य प्रदेश में 174 सीटें जीतने का दावा कर दिया है। कमलनाथ के नेतृत्व में कांग्रेस की सरकार बनेगी। बीजेपी जहां 150 पार का नारा दे रही है, तो वहीं कांग्रेस की ओर से 100 नहीं बल्कि 174 सीटें हम जीतेंगे। बड़ी बात पीसी शर्मा ने कही है, लेकिन मंत्री विश्वास सारंग ने कहा कि हम 150 पार इस बार करने वाले हैं। बीजेपी प्रचंड बहुमत के साथ सरकार बनाएगी, 150 पार जाएगी। जरा सुन लीजिए दोनों दलों के दिग्गजों ने क्या कुछ कहा है। 114 नहीं, 174 से ज्यादा सीटें आएगी। उन पर मैं क्या कह सकता हूँ। तो हमेशा से एक ही रहा है, 114 नहीं, 174 से ज्यादा सीटें आएगी और कमलनाथ जी के नेतृत्व में कांग्रेस की सरकार बनेगी। अभी मैंने एक आध वीडियो आज सुबह देखा जो 175 बता रहा है, और ये मान के चलिए एक किसी चैनल ने सर्वे करके बताया है कांग्रेस की लहर है, क्योंकि वो ये सोच रही कि इन सब का इफेक्ट ये जो 3-4 जो चुनाव थे, राजस्थान का, छत्तीसगढ़ का और तेलंगाना, और ये ना पड़े, इसलिए इनकी स्ट्रेटजी थी केवल ये कि ये करिए। वो भी जान रहे हैं कि कांग्रेस की सरकार बन रही है। राहुल गांधी से ज्यादा दिव्य ज्ञानी है पीसी शर्मा जी, उन पर मैं क्या कह सकता हूँ। कुछ ज्ञान पीसी शर्मा जी के पास है और कुछ ज्ञान राहुल जी के पास है। दोनों अपना ज्ञान अपने घर में रखें। भारतीय जनता पार्टी प्रचंड बहुमत से 150 के पार जाएगी। चलिए, तो लगातार पीसी शर्मा ये दावा कर रहे हैं कि 174 सीटें मिलेंगी। हम 2 दिन से इसी बात पर जाते भी है, और 174 सीटें सुनकर थोड़ा सा ये लगता है क्या ये चुनाव ऐसा है। एक तरफ चर्चा ये हो रही जया कि बहुत जोरदार मुकाबला है, भारतीय जनता पार्टी कांग्रेस के बीच में सीधी टक्कर है। मुझे लगता है विश्वास सारंग भी ये कह रहे हैं कि 150 पार का लक्ष्य अमित शाह ने दिया कि इस बार 150 पार, पिछली बार 200 पार का लक्ष्य दिया था, लेकिन कहाँ गई थी सरकार ये भी हमें पता है। अब 174 पार तो क्या होगा। चलिए मेहमानों से बात कर लेते हैं। शायद संभव नहीं है जब एक ही पार्टी की लहर चल रही हो। 174 बहुत बड़ा आंकड़ा होता है सर, जिसका दावा कांग्रेस कर रही है, और इस बार कोई लहर नहीं थी इस चुनाव में, ये बड़ा महत्वपूर्ण है। दोनों मेहमान मेरे साथ जुड़े, बात कर ले। संदीप पौराणिक जी, आपसे समझना चाहूंगा, पीसी शर्मा कह रहे थे 174 से ज्यादा और विश्वास सारंग कह रहे थे 150। अब लगातार आप भी फील्ड में गए हैं, हम भी गए हैं, क्या देख रहे हैं? अब तो बहुत ज्यादा वक्त नहीं बचा, मुझे लगता है कल तक तो बाकी तस्वीर आधी दूधी समझ में आ जाएगी क्या होने वाली। मनोज जी, स्वाभाविक सी बात है, राजनीतिक दल के प्रतिनिधि हैं, बड़े नेता हैं वो अपने दल के, और उम्मीदवार भी हैं, तो वो दावे तो ये करेंगे मनोज जी। स्वाभाविक सी बात है कि चुनाव से पहले या मतदान के बाद नतीजे आने से पहले कोई भी राजनीतिक दल, ये स्वाभाविक है कि ये स्वीकारेगा नहीं कि हम चुनाव हार रहे हैं या हमारी सरकार नहीं बन रही है, और वो ये भी नहीं कह सकता कि 125 130 आएंगी। वो बताएगा तो 150 से ऊपर ही। तो विश्वास सारंग ने 150 बताया और पीसी शर्मा ने 174। लेकिन जहां तक बात है मनोज जी, इस बार के चुनाव में लहर हम लोग को तो नजर नहीं आई। जो लोग घूमे हैं, जो लोगों से मिले हैं, उन्हें लहर नजर नहीं आई। इन नेताओं को जरूर नजर आई है, और वो लगातार यही कहते रहे कि अंडर करंट है। अब ये अंडर करंट उनने भाप लिया, ये उनकी बड़ी विद्वता है मानता हूं मैं, या उनकी जानकारी बेहतर है। लेकिन जो हम लोगों को नजर आ रहा है वो 2018 से बहुत ज्यादा बदलती तस्वीर नहीं दिख रही मनोज जी। और करंट किसको लगेगा ये भी समझ आ जाएगा जया। संदीप जी जैसा कह रहे हैं, करंट समझ आएगा किसकी तरफ तेज करंट दौड़ा दिया था जनता ने, क्योंकि अब बहुत ज्यादा वक्त उसमें नहीं है। लेकिन हम अगली खबर की तरफ बढ़ेंगे, और खबर क्या है उस पर भी चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। आप देखिए कि लगातार हम चर्चा यही कर रहे हैं। आज देखिए और भी तमाम तरह की चीजें दिखाई दी है मध्य प्रदेश में, जिसमें अलग अलग दावे आ रहे हैं। ये तो सिर्फ पीसी शर्मा का बयान था, उसके अलावा और विश्वास सारंग कह रहे 150। संदीप जी, विश्वास सारंग 150 की बात भी कर रहे हैं, और 150 का लक्ष्य अमित शाह ने दिया था,
क्या आपको लग रहा है, जैसा आपने भी कहा कि ऐसा तो कुछ दिखाई नहीं देता है, लेकिन अंतिम दौर में तमाम सारे मुद्दे, दोनों दलों की सक्रियता, कहा यह भी जा रहा कि संघ और संगठन मिलकर काम कर रहे थे, दूसरी तरफ कुछ ऐसे मुद्दे थे जो अंदरूनी तरीके से कांग्रेस के पक्ष में काम कर रहे होंगे। ओवरऑल तस्वीरें बड़ी क्लियर, क्या इसको ऐसे ही माना जाए कि अंतिम दौर तक दोनों के बीच तकरार ही दिखने? बीजेपी के संगठन और संघ की बात की है, जो एंटी इनकम्बेंसी हम लोग मई जून में देख रहे थे इस सरकार के खिलाफ, वो एंटी इनकम्बेंसी को बहुत कम करने में बीजेपी सफल हुई है, खत्म कर चुकी है या खत्म करने में सफल हुई है ये तो हम नहीं कह सकते हैं। लेकिन आपको एक चीज देखनी पड़ेगी मनोज जी कि जितने प्रेडिक्शन आ रहे हैं, जितने सर्वे आ रहे हैं, वो नतीजे एक तरफा नहीं बता रहे हैं। वो चीजों को 120 125 के बीच समेट कर रख रहे हैं। मैं एक नाम नहीं लूंगा, इस देश के बड़े सेफोलॉजिस्ट हैं, बहुत सर्वे को बहुत लंबे अरसे से कर रहे हैं और इस समय उनका कांग्रेस से जुड़ाव है। उन्होंने बीती रात ही ये बात कही है कि मई जून में हमें लग रहा था कि हम 140 के ऊपर जाएंगे, लेकिन मतदान के बाद हमें ये लग रहा है कि हम बहुमत पे रहेंगे। सर, जिस तरह की आप बात कर रहे हैं, ये बात तो बिल्कुल सत्य है कि जिन राजनीतिक दलों की ओर से ये बड़े बड़े दावे किए जा रहे हैं 170 और 150 पार के, वो खुद भी सच्चाई जानते हैं कि हम कहां खड़े हैं या वर्तमान में हमारी स्थिति कहां होगी और कितने प्रतिशत वोट हमें या हमारी पार्टी को मिला होगा। लेकिन क्या है कि कार्यकर्ताओं में भी जोश भरना है, जनता तक भी एक मैसेज देने की कोशिश अपने इन बयानों के जरिए करने की कोशिश उनकी ओर से की जाती है। बने रहिएगा सर, आगे मैं लौटूंगी आपके पास, लेकिन छत्तीसगढ़ की भी बात करते हैं। देखिए, कड़ा मुकाबला इस राज्य में भी देखने को मिल रहा है और छत्तीसगढ़ में कड़े मुकाबले के बीच अब जोड़ तोड़ के प्लान पर चर्चा होने लगी है। बता दें आपको कि बीजेपी और कांग्रेस चुनावी गुणा भाग में जुट गए हैं। दोनों ही दलों में जोड़ तोड़ की रणनीति, इसे लेकर चर्चाएं की जा रही है। नंबर गेम जो कि काफी महत्वपूर्ण है इस राज्य में भी, अगर इससे पिछड़ते हैं तो आखिर आगे क्या कदम उठाया जाएगा, इसकी रणनीति दोनों ही दल तैयार कर रहे हैं। कांग्रेस की ओर से हालांकि 75 पार का नारा छत्तीसगढ़ में दिया गया, बीजेपी कह रही है कि 50 से ज्यादा सीटें हम यहाँ पर लेकर आएंगे। ऐसे में निर्देश अब प्रत्याशियों को दिए गए हैं कि जो भी प्रत्याशी जीत दर्ज करता है रिजल्ट वाले दिन जीत के सर्टिफिकेट के साथ तुरंत आप रायपुर पहुंच जाइएगा। दूसरी तरफ बागियों पर भी ये दोनों ही दल नजरें बनाए हुए हैं। और देखिए, जोड़ तोड़ का जो प्लान छत्तीसगढ़ में तैयार किया जा रहा है, इसे लेकर बंसल न्यूज के भी कुछ सवाल है। वो सवाल एक बार आपको बता देते हैं। दोनों खेमों को जोड़ तोड़ वाले गणित की चिंता आखिर क्यों है, ये सबसे बड़ा सवाल है। क्या विश्वास नहीं है कि हमारी सरकार को बंपर बहुमत मिल पाएगा? क्षेत्रवार और वर्गवार बंपर वोटिंग किसके पाले में होगी? साथ ही सवाल ये भी कि बीजेपी कांग्रेस नंबर गेम में पिछड़ने पर प्लान बी पर जाएगी क्या? ये बहुत महत्वपूर्ण सवाल है सर, जो इस वक्त बंसल न्यूज उठा रहा है। बिल्कुल, और ये सवाल को लेकर हम चलते हैं जरा छत्तीसगढ़ की तरफ। छत्तीसगढ़ के मेहमान भी हमारे साथ जुड़े हैं, गुप्ता साहब, उनसे बात कर लेते हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं। पवन जी, क्या कहेंगे, जो गेम की बात हो रही है, आखिर देखिए वोटिंग होने के बाद खेल शुरू हो जाते हैं मनीष जी, और तमाम तरह की तस्वीरें भी बहुत स्पष्ट है। ऐसा लग रहा है क्या छत्तीसगढ़ में जोड़ तोड़ करना पड़ेगा? मनीष जी। और देखिए मनोज जी, छत्तीसगढ़ का जो चुनावी रण है वो काफ़ी स्पष्ट है। पहले जिस तरीके से 4.5 साल तक कांग्रेस निर्बाध रूप से यहाँ पर काम करती रही है, भारतीय जनता पार्टी कहीं मैदान पर दिख नहीं रही थी। ऐसा लग रहा था 6 महीने पहले कांग्रेस क्लीन स्वीप फिर करेगी 2018 की तर्ज पर, लेकिन जैसे जैसे समय आगे बढ़ा, भारतीय जनता पार्टी एक्टिव हुई और जिस तरीके से भाजपा का केंद्रीय नेतृत्व छत्तीसगढ़ की कमान संभाला, मुझे लगता है कि आने वाले समय में धीरे 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 भारतीय जनता पार्टी ने जिस तन्मयता के साथ, जिस फोकस के साथ यहाँ पर चुनावी रणनीति तैयार की, मुझे लगता है ये काफ़ी कारगर साबित हुई है। और मतदान की तिथि नज़दीक आते आते तक क्लोज कॉन्टेस्ट की स्थिति बन गई है। कांग्रेस ने 75 पार का नारा जरूर दिया था, लेकिन आज की स्थिति में कांग्रेस की कई सीटें, दिग्गजों की सीटें भी फंसी नजर आ रही हैं। हालांकि कौन जीतेगा कौन हारेगा ये 3 तारीख को स्पष्ट होगा, पर कई सीटें ऐसी हैं जो कांग्रेस के लीडरशिप, जो टॉप लीडरशिप है स्टेट की, जैसे हम बात करें प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष की सीट भी, चित्रकूट की सीट काफ़ी फंसी हुई नज़र आ रही है। इसके अलावा कई मंत्रियों, कवासी लखमा की सीट फंसी हुई नज़र आ रही है, मोहन मरकाम की सीट फंसी हुई नज़र आ रही है,
आपका मोहम्मद अकबर की सीट फंसी हुई नजर आ रही है। तो मुझे लगता है एक बहुत नजदीकी मुकाबला है और इस चुनाव के दौरान हम जहां जहां पर घूमे हैं कहीं ना कहीं एक अंडर करंट महसूस हुआ है, सरकार के खिलाफ एंटी सर, क्या इनकम्बेंसी ये भी माना फैक्टर जाए दिखाई कि दिया है। पिछले 2018 के और मुकाबले हम ये देखें वोटिंग anti-incumbency परसेंटेज factor जो छत्तीसगढ़ है में वो बढ़ा कहीं ना है। कहीं मनीष जी, आज आवाज आ रही है सर आपको? मुकाबले को सर, सवाल मेरा हाँ यह जी, है आ रही क्योंकि 2018 के मुकाबले 2023 में वोटिंग परसेंटेज भी इस राज्य में बढ़ा है। हम मध्य प्रदेश की भी बात करें और छत्तीसगढ़ में भी इजाफा हमें देखने को मिल रहा है। तो क्या बढ़ते वोटिंग परसेंटेज ने भी राजनीतिक दलों के चार, दूसरी तरफ 55 से ज्यादा सीटें लाने का दावा, लेकिन फिर भी अंदर खाने कहीं ना कहीं मन में डर है कि ऐसा ना हो, स्थिति ऐसी आन पड़े कि हमें जरूरत पड़ जाए बागियों की भी, या हमें जरूरत पड़ जाए कि हम जोड़ तोड़ की राजनीति हमें करनी पड़े? नहीं, निश्चित रूप से देखिए, जब जब चुनाव का मतदान का प्रतिशत बढ़ा है कहीं ना कहीं सरकार विरोधी जो लहर जो है वो दिखाई दी है। और इस बार भी जो मतदान का प्रतिशत छत्तीसगढ़ में बढ़ा है ये कहीं ना कहीं सरकार की चिंता बढ़ा रहा है। और भारतीय जनता पार्टी जो धीरे धीरे जो मुकाबले में आई है, मुझे लगता है कि काफ़ी नज़दीकी मुकाबला छत्तीसगढ़ में होने वाला है और जिसमें बागियों और छोटे दलों की, खासकर जो बसपा और छत्तीसगढ़ जनता कांग्रेस और एक दो जगह गोंडवाना गणतंत्र पार्टी भी काफ़ी अच्छे मुकाबले में आई है। एक चीज़ और बताना चाहूँगा मैं कि बस्तर इलाके में जो कभी बस्तर के जो कोटा और आपकी दंतेवाड़ा सीट जो है वो कभी भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी का गढ़ मानी जाती थी। 2 बार वहां पर उनके विधायक जीत चुके हैं। इस बार उनका यहां पर सिंबल सीज होने के बाद भी कोंटा की सीट पर जो भाकपा के प्रत्याशी हैं मनीष कुंजाम नए सिंबल के साथ काफी कॉन्टेस्ट में आए हैं और यहाँ का जो मंत्री हैं कवासी काफी नजदीकी मुकाबला। सर, कि कई सीटें ऐसी हैं छत्तीसगढ़ में जिसमें कांग्रेस की चिंताएं सबसे ज्यादा बड़ी होगी क्योंकि उनका गढ़ माना जाता है, लेकिन यहाँ पर क्या इस बार बीजेपी सेंध लगा पाएगी? जरूर 3 दिसंबर को हमें पता चलेगा। मनोज जी। बिल्कुल, और कुलेश सर हमारे साथ जुड़ रहे हैं, हमारे सहयोगी, उनसे बात कर लेते हैं। कुलेश सर, लगभग तस्वीरें बहुत स्पष्ट तो नहीं कहेंगे, लेकिन अब समय बहुत कम है 3 तारीख का। दोनों दलों के अपने अपने दावे हैं और ये भी कहा जा रहा है कि अन्य प्लान पर काम शुरू हो गया, जोड़ तोड़ को लेकर चर्चाएं शुरू हो गई। क्या कुछ ऐसा दिखाई दे रहा है? देखिए, बिल्कुल कुछ दिन पहले ऑपरेशन लोटस जैसी स्थिति हुई थी और उस पर कई सियासी बयानबाजी भी सामने आई थी। साफ तौर पे कांग्रेस का यही कहना है कि बीजेपी तो सरकार बनाती नहीं है, सरकार चुराती है और छत्तीसगढ़ में भी लगातार इस पर भारतीय जनता पार्टी के जो दिग्गज है वो जुट गए हैं। हालांकि बीजेपी और कांग्रेस दोनों ही दावे कर रहे हैं कि इस बार हम पूर्ण बहुमत से सरकार बना रहे हैं। देखिए, परिस्थिति बदली है। 2018 में जो लहर था वो लहर कहीं ना कहीं इस 2023 में देखने को नहीं मिला। जहां बीजेपी को महतारी वंदन योजना जो बीजेपी ने घोषणा पत्र में शामिल किया था उस पर भरोसा और मोदी जी के चेहरे पर भरोसा है, इसलिए बीजेपी दावा कर रही है हम सरकार बना रहे हैं। और कांग्रेस को अपने 5 साल के काम का और भूपेश बघेल के चेहरे पर भरोसा है, इसलिए कांग्रेस दावा कर रही है कि हम यहाँ पे सरकार बना रहे हैं। लेकिन निश्चित तौर पर जो अभी लगातार बातें सामने आ रही है, हालांकि अभी तो 3 तारीख के बाद ही स्पष्ट होगा, लेकिन बीजेपी का अनुमान है कि हम पूर्ण बहुमत से आ रहे हैं। अगर सीट कम पड़ती है सरकार बनाने में, चाहे बीजेपी हो कांग्रेस हो, निश्चित तौर पे इधर से उधर 1-2 विधायक हो सकते हैं और ये होता भी है। हमने देखा है कई चुनाव में प्रत्याशियों को भी, लेकिन डर भी कहीं ना कहीं अंदर खाने इनके मन में छिपा हुआ है जो कि खुलकर सामने नहीं आ पा रहा है। फिलहाल शुक्रिया आपका कुलेश्वर तमाम जानकारी के लिए। छत्तीसगढ़ में प्लान जोड़ो तोड़ो और दूसरी तरफ मध्य प्रदेश की अगर बात की जाए तो यहां पर काम हो रहा है प्लान बी पर, बीजेपी का प्लान बी, और इसे लेकर कांग्रेस अब अलर्ट मोड पर है। मध्य प्रदेश से बाहर विधायकों को कांग्रेस भेज सकती है। काउंटिंग के बाद बाड़ाबंदी की तैयारी में कांग्रेस है। ये बड़ी खबर है। हिमाचल या कर्नाटक जहां कांग्रेस की सरकारें हैं, इन राज्यों में मध्य प्रदेश के अपने विधायकों को कांग्रेस भेज सकती है। जब 3 दिसंबर को नतीजे आएंगे, कितने विधायकों की जीत होती है और उसके बाद कांग्रेस अपना अगला कदम उठाएगी। दूध का छला छाछ फूक फूक कर पीता है। 2018 में कांग्रेस को जो भुगतना पड़ा वो गलती 2023 में बिल्कुल भी कांग्रेस दोहराने के मूड में नहीं है और इसलिए बहुत फूक फूक कर कदम रख रही है। मनोज जी, चलिए कुछ बयान भी है इसको लेकर, क्या कहना है जरा सुन लेते हैं। तो छल कपट पूर्ण तरीका फिर अपना सकते हैं, लेकिन कांग्रेस चौकन्नी है। देखिए, मैं बार बार बोलता हूं कि पिछली बार मध्य प्रदेश के जो विधायक बिके थे वो विधायक नहीं थे, वो राजा महाराजा के बंधुआ मजदूर थे। कोई गाय चराता था उनकी,
कोई उनकी गाड़ी चलाता था, कांग्रेस के नाम पे टिकट दिला दी, कांग्रेस के नाम पे जीत गए, तो वो लोग बिके थे। अब कांग्रेस का एक भी विधायक बिकने वाला नहीं। चलिए, बोल रहे हैं कि कांग्रेस का एक भी विधायक बिकने वाला नहीं है। हम तो यही चाहते कि लोकतंत्र में ये सब चलता रहे, जिसको भी बहुमत मिले वो सरकार बनाए, जिसको नहीं मिले वो इंतजार करे, और यही लोकतंत्र का सबसे बढ़िया काम होता है। संदीप जी हमारे साथ जुड़े। संदीप जी, ये जो तस्वीरें हैं कि एक बार फिर चर्चाएं शुरू हो गई है, कांग्रेस ऐसा मान रही है कि शायद हिमाचल और जहां जहां उनकी सरकारें वहां विधायकों को पहुंचा सकते हैं। क्या आपको लगता है कि ये आने वाले दिनों में होगा ही? देखिए मनोज जी, आप ये तय मान के चलिए कि जो मैं कह रहा था ना, आंकड़ा 120 के इर्द गिर्द होता है, तो फिर मध्य प्रदेश में 2020 दोहराया जाएगा, इसे कोई नहीं नकार सकता। लेकिन अगर ये 130 के ऊपर जाता है किसी भी दल का, तो मुझे नहीं लगता कि ऐसा होगा। लेकिन संभावना तो है, और कांग्रेस की तैयारी भी है, और कई उम्मीदवार जो चुनाव जीत के आ रहे हैं उन्हें इशारों में भी कह दिया है कि 3 तारीख के बाद आप भोपाल आने की तैयारी जरूर रखिएगा। चलिए, इशारों में बात होने लगी है जया, और ये वक्त भी ऐसा ही है। मुझे लगता है कुछ के पास पहुंच जा रहे होंगे कि कैसे हैं भाई साहब, कभी आपसे मुलाकात हुई नहीं हुई, कहाँ है क्या है, तो एक दूसरे का पता भी कर रहे होंगे। जी जय। बिल्कुल, तो देखिए 2018 से सबक जरूर कांग्रेस ने लिया है, ये हम कह सकते हैं कि अपनी गलतियों से सबक लेकर कांग्रेस आगे बढ़ना चाहती है। आगे बढ़ते बात छत्तीसगढ़ की, और यहाँ पर जो खबर हम आपको बताने वाले हैं वो चौंकाने वाली है। सीएम फेस को लेकर एक बड़ा बयान बीजेपी प्रदेश प्रभारी ओम माथुर ने दे दिया है। कल्पनाओं से विपरीत सीएम का चेहरा होगा और सबको चौंकाने वाला होगा। ये किसी कार्यकर्ता ने नहीं, बल्कि बीजेपी के एक दिग्गज नेता की तरफ से, ओम माथुर की तरफ से बड़ी बात कही गई है। उन्होंने ये कहा है कि इंतजार करिए कौन सीएम चेहरा होगा। इस समय कमल का फूल ही हमारा चेहरा है, लेकिन छत्तीसगढ़ में जब सरकार बनेगी तो जो नाम होगा, जो चेहरा होगा, वो कल्पना से परे होगा और सबको चौंकाने वाला होगा। छत्तीसगढ़ में भारतीय जनता पार्टी पूर्ण बहुमत से सरकार बनाने जा रही है। आपकी कल्पनाओं से विपरीत चेहरा होगा, चौंकाने वाला चेहरा होगा, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी परिवर्तन में विश्वास करती है, और मैंने 90 में से 55 एकदम नए फ्रेश चेहरे दिए। तो इसलिए इंतजार करिए कौन चेहरा होगा। इस समय कमल का फूल हमारा चेहरा है। तो देखिए, ओम माथुर के बाद अब एक बार फिर से केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का वो बयान याद आ रहा है, जब उन्होंने चुनाव प्रचार के दौरान बीजेपी के 2 नेता ओपी चौधरी और विष्णुदेव साय को लेकर कहा था। उन्होंने कहा था कि अगर आप इन्हें जिताएंगे, यानी कि जनता अगर इन्हें जिता देती है, तो इन्हें बड़ा आदमी बनाऊंगा। पहले बात सुन लीजिए, क्या कुछ कहा था अमित शाह ने। एक बार ओपी को विधायक बनाओ, इसको बड़ा आदमी बनाने की एक अनुभवी नेता को आपके सामने भारतीय जनता पार्टी लेकर आई है। आप इनको विधायक बना दो, उनको बड़ा आदमी बनाने का काम हम करेंगे। चलिए, तो अमित शाह ये कह रहे हैं, लेकिन कई नामों को लेकर चर्चाएं भी वहां पर चल रही है। अरुण साव है, ओपी चौधरी है, और साथ ही विष्णुदेव साय की बात भी खूब चल रही है। रमन सिंह का नाम तो चर्चा में बना ही है, लगातार वो मेहनत भी कर रहे थे। लेकिन किसके साथ? मनीष जी जुड़े हुए। मनीष जी, ये जो बातें कही जा रही है, कल माथुर साहब ये कह दिए कि चेहरा चौंकाने वाला होगा, नया होगा, यदि बीजेपी आती है तो क्या लग रहा है आपको, क्या कुछ नया दिखाई देगा? नहीं, निश्चित रूप से देखिए, भारतीय जनता पार्टी की जो चुनावी रणनीति है, ये विधानसभा चुनाव को वो सेमीफाइनल की तर्ज पर लड़ रहे हैं, क्योंकि आने वाले अप्रैल मई में लोकसभा का चुनाव होगा। भारतीय जनता पार्टी की नज़र जो है लोकसभा चुनाव को लेकर के है। छत्तीसगढ़ के बारे में हम जानते हैं कि जिस प्रकार से भूपेश बघेल ने यहाँ पर ओबीसी वर्ग का उभार किया है, भारतीय जनता पार्टी भी उसी तर्ज को, उसी परंपरा को आगे बढ़ाने जा रही है। और भारतीय जनता पार्टी में जो चर्चाएं हैं, भारतीय जनता पार्टी कहीं ना कहीं अगले चुनाव के बाद अगर वो सत्ता में आती है तो ओबीसी प्लस ट्राइबल, इन दोनों का कॉम्बिनेशन वो करेगी, और ट्राइबल संभवतः सीएम हो सकता है, ओबीसी डिप्टी सीएम हो सकता है। इस पर भी एक ट्विस्ट जो है, संभवतः महिला कैंडिडेट हो सकती है। और जो अंदर खाने इनकी चर्चाएं हैं वो ये है कि भारतीय जनता पार्टी छत्तीसगढ़ में पहली बार महिला मुख्यमंत्री अगर सत्ता में आई तो महिला मुख्यमंत्री को इंट्रोड्यूस कर सकती है। चलिए, बहुत बड़ी बात कह रहे हैं जया जी, मनीष जी, और आप देखिए कि अब ये बात सुनकर शायद जो दर्शक होंगे उनको लग रहा होगा आखिर कौन है वो महिला चेहरा।
यदि बीजेपी आती है तो खैर तमाम चेहरों की चर्चा है जी। और फिर हम तो यही कहते हैं कि सरकार तो आ रही, पर चेहरा कौन होगा? बिल्कुल, लेकिन बहुत बड़ी जानकारी मनीष गुप्ता जी की तरफ से दी गई है। सर, आपने बहुत बड़ी जानकारी दी है कि अगर छत्तीसगढ़ में बीजेपी की सरकार बनती है तो ओबीसी या आदिवासी कोई मुख्यमंत्री हो सकता है, महिला कैंडिडेट भी आपको मुख्यमंत्री या डिप्टी सीएम के पद पर नजर आ सकती है। हालांकि जब सरकार बनेगी ये उसके किसकी 3 दिसंबर को स्पष्ट हो जाएगा और 3 दिसंबर को बंसल न्यूज पर दिन भर ये महा कवरेज आप बने रहिएगा। खबरों का सिलसिला लगातार बंसल न्यूज पर जारी। दोनों मेहमानों का बहुत शुक्रिया सर बंसल न्यूज से बातचीत के लिए। नमस्कार।